दोस्तों, at the very first, I would like to congratulate all those of you who have been able to make it to the list of the candidates who have qualified in the Assistant Stenographer 2019 skill test. अब उस पर्टिकुलर एग्जाम में बस इतना बचा है कि आपको एक डेट दी जाएगी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एसएससी विल पब्लिश द फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें कि वो आपके सिलेक्शन का स्टेटस, योर ऑल इंडिया रैंक एंड योर प्लेस ऑफ वर्किंग, दैट इज योर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जहाँ पे आपको अलॉटमेंट की गई है आपकी, वो बताएगी। नाउ कमिंग टू एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जाम, रिटर्न का रिजल्ट आए हुए काफ़ी समय हो गया, आपको पता है। बट एज ऑफ नाउ एसएससी ने कोई भी डेट इशू नहीं की है कि जिस दिन स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। बट गिवन द फैक्ट कि वेरी रिसेंटली एसएससी हैज रिलीज्ड CGL 2019 result as well as SSC stenographer 2019 skill test result, in all likelihood it can be presumed कि very recently, very soon SSC will issue a date for the skill test as well. So in all likelihood हम ये assume कर सकते हैं कि at most हमारे पास 3 महीने का और at least हमारे पास 2 महीने का वक्त है आज की डेट से for the skill test to happen. तो ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी? और जो लोग आप में से जो लोग सिंसियरली स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करते हैं उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि व्हेन इट कम्स टू स्टेनोग्राफी प्रिपरेशन 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो ऐसे में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी है, कौन से रिसोर्सेज जिनके जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, एक ट्रांसक्रिप्शन को किस तरह से इफेक्टिवली पूरा किया जाता है, एक डिक्टेशन को या एक पैसेज को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है टू गेन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ इट, और आपको आपके रिसोर्सेज क्या क्या होने चाहिए, साथ ही साथ रियल टाइम सिमुलेशन का मेथड क्या होता है जिसको आपको करना है, और कई सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, हर एक पॉइंट को प्रॉपरली सुनते हो, अप्रोप्रिएटली उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर स्किल टेस्ट। सो स्टार्टिंग विद द बिफोर स्टार्टिंग विद द पॉइंट, लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दे आर एप्लीकेबल टू बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश स्टेनोग्राफी। जस्ट बिकॉज आई हैव बीन माई सेल्फ एन इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आई यूज इंग्लिश एज अ रेफरेंस। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं व्हेन इट कम्स टू बोथ द लैंग्वेजेस। द ओनली डिफरेंस इज रिसोर्सेज, जहाँ पे हम लोग बेसिक रिसोर्स में पिटमैन यूज करते हैं, हो सकता है हिंदी में ऋषि पिलानी का यूज किया जाता हो या कोई और किताब का यूज किया जाता हो, बट अदरवाइज ऑल द थिंग्स, द पैटर्न, द स्ट्रेटेजी रिमेन्स सेम, रिमेन्स एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। सो वट एवर आई डिस्कस विथ यू, यू कैन रिलाई ऑन those sort of things for both the languages. Now starting with the actual point, the first very important thing is resource. आपके resources क्या होने चाहिए? देखिए, एज ऑन डेट हम मान के चल रहे हैं कि आपकी बेसिक किताब, यानी अगर आप पिटमैन शॉर्ट हैंड सीख रहे हो तो आपकी पिटमैन की जो बेसिक बुक होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर नहीं कंप्लीट हुई है, आप में से कुछ लोगों की हो सकता है अभी तक पिटमैन ना कंप्लीट हुई हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम कि जल्दी से जल्दी पिटमैन को खत्म करिए एट एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको ये लगता हो कि पिटमैन किस चैप्टर तक पिटमैन करनी चाहिए, सो एटलीस्ट आपको 187 चैप्टर तक करनी है पिटमैन, एक्सरसाइज नंबर 187 तक आपको पिटमैन करनी है। उसके बाद इफ यू वांट आप कैलाश चंद्रा मैगजीन पे स्विच कर सकते हो, बिकॉज बट 187 तक डेफिनेटली आपको करनी है। अब बात आती है कैलाश चंद्रा की। कैलाश चंद्रा में हो सकता है आप लोग में से कुछ ऐसे हो जिनकी अभी पहली मैगजीन चल रही हो सकता है कुछ ऐसे हो जिनकी 2-3 मैगजीन्स हो गई हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जिनकी सारी मैगजीन्स पूरी हो चुकी हो, 22 या 23 मैगजीन्स होती हैं आई थिंक, हो सकता है किसी की सारी मैगजीन पूरी हो गई हो। स्टिल आई विल टेल यू द वे, द राइट वे जिसमें आपको हर एक ट्रांसक्रिप्शन को करना है। और अगर आपकी मैगजीन पूरी हो गई है तो आप चाहो तो बाकी रिसोर्सेज को भी रेफर कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आप फिर से केसी करो, ठीक है, स्पेशली 500 वर्ड्स वाली जो मैगजीन होती है, यानी 500 प्लस 500 1000 वर्ड्स की जो मैगजीन होती है उसको करो। जो लोग केसी करते हैं उनके मन में सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि इज कैलाश चंद्रा सफिशिएंट। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या कैलाश चंद्रा इनफ है, ठीक है। देखिए, आई हैव बीन अ कैंडिडेट माई सेल्फ और मैंने 2 बार ग्रेड सी स्किल टेस्ट क्लियर किया है। मैं विथ फुल अप्लॉम्ब एंड कमांड बोल सकता हूं कि फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट कैलाश चंद्रा इज सफिशिएंट। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जब बच्चे की पिटमैन पूरी होती है और उसको 50 जगह से उसको अलग अलग डायरेक्शंस मिलते हैं और वो कंफ्यूज होता है। तो कंफ्यूज होने में वो कैलाश चंद्रा भी करता है, प्रोग्रेसिव भी करता है, एडिटोरियल्स भी करता है और प्रेसिडेंट स्पीचेस भी करता है और प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस, सब कुछ करता है वो।
प्रॉब्लम ये होती है कि वो किसी में भी एडिक्वेट नहीं बन पाता है। सो माई रिकमेंडेशन, माई सजेशन विल बी कि आप कैलाश तंद्रा को एज अ भागवत गीता ट्रीट करिए, उसको मोस्ट प्रेफरेंस दीजिए आप अपनी। फिर अगर आप ये समझते हैं कि 9-10 एक्सरसाइज करने के बाद यू हैव बिकम प्रिटी गुड इन कैलाश तंद्रा, आप बाकी के रिसोर्सेज पे जा सकते हैं। बाकी के रिसोर्सेज में भी प्लीज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी स्किल टेस्ट, नेवर एवर गो टू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स कभी मत करिए। इट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आप प्रेसिडेंट स्पीचेस कर सकते हो या फिर प्रोग्रेसिव कर सकते हो। द थिंग इज कि प्रोग्रेसिव में जो मटेरियल होता है इट इज अ बिट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू कैलाश तंद्रा। बट एसएससी एग्जाम में हमेशा पार्लियामेंट्री मैटर आता है और पार्लियामेंट्री के लिए बेस्ट रिसोर्स होता है कैलाश तंद्रा। उसके अलावा और कोई भी रिसोर्स उतना अच्छा नहीं है। लीगल कभी मत करिए अनलेस आपको कोर्ट के एग्जाम देने हो या फिर कोई एडवोकेट जनरल ऑफिस के एग्जाम देने हो। अदरवाइज लीगल कभी मत करिए। फॉर एसएससी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर एसएससी, नेवर एवर गो टू लीगल, नेवर एवर गो टू एडिटोरियल्स। कैलाश तंद्रा इज मोर देन इनफ। अगर आपकी 9-10 एक्सरसाइज हो चुकी हैं तो यू कैन स्विच टू प्रोग्रेसिव मैगजीन, दैट इज इट। फिर दोस्तों एक बहुत बेसिक सा येट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेन बेटर है या पेंसिल व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस। देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर कन्वीनियंस। अगर आपको ये लगता है कि आप पेन से कर सकते हो तो डेफिनेटली पेन से करिए। बट दोज ऑफ यू हु हैव जस्ट स्टार्टेड केसी मैगजीन या जो दोज ऑफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस, प्लीज़ आप पेंसिल से ही करिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो जब एग्ज़ाम दिए थे तब भी मैंने पेंसिल का यूज़ किया था। जब सेकेंड एग्ज़ाम मैंने दिया तो आई यूज़ पेन। पेन तब अच्छा है जब आपकी अच्छी खासी स्पीड हो, जब आप 100+ अच्छे से लिख सकते हो विदाउट मैनी मिस्टेक्स ऑब्वियसली, तब पेन आपके लिए बेटर है। बट इनिशियल डेज में पेंसिल इज द की, पेंसिल को ही यूज़ करिए। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें शॉर्ट हैंड पैड्स पे ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप कहीं भी रैंडमली लिखना मत शुरू करिए, किसी भी कॉपी, रजिस्टर या पेज पे लिखना मत शुरू करिए। वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग शॉर्ट हैंड, प्लीज़ आप शॉर्ट हैंड पैड का ही यूज़ करिए। शॉर्ट हैंड पैड अप्रॉक्सीमेटली 35-40 रुपए का आता होगा मार्केट में, आप उसको परचेज करिए। पेज को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करिए, बीच से लाइन खींचकर, और आप दोनों साइड पे लिखिए। बट शॉर्ट हैंड पैड का ही यूज़ करिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन डेज, एंड बिलीव मी इट विल हेल्प बिकॉज आपको अल्टीमेटली वहाँ पे सेंटर में शॉर्ट हैंड पैड ही दिए जाएंगे। तो अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रखी है उस पर तो आपको ईजी होता है करना। फिर दोस्तों एक पॉइंट ये है कि आपको कितने घंटे देने चाहिए डेली बेसिस पे अपनी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस को। देखिए, अब अगर हम मान के चले कि 2-2.5-3 महीने का वक्त हमारे पास है तो इस वक्त आपको कुछ नहीं तब भी 5 से 6 घंटे तो देने ही हैं। और अगर घंटे को हम लोग जाने भी दें, मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से कर रहे हो, आर यू डूइंग देम इफेक्टिवली और नॉट। तो इवन इफ यू आर डूइंग 2 ट्रांसक्रिप्शंस ऑन अ डेली बेसिस, जस्ट 2, आपको उनको इफेक्टिवली करना है। अब इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन का मेथड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है रियल टाइम सिमुलेशन का। रियल टाइम सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो कंडीशंस आपको एग्जाम में दिया जाएगा, जो सिनेरियो आपका एग्जाम में बनेगा, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो आपको सिमुलेट करना है व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग इन होम। आप जब घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये मान के चलिए कि दिस इज योर एग्जाम, दिस इज द वे एग्जाम विल हैपन इन द फ्यूचर इन द सेंटर, और अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, तो आप 10 मिनट में डिक्टेशन पूरा करिए अपना। फिर उसके बाद आप 3 से 4 या मैक्सिमम 5 मिनट लीजिए उनको पढ़ने के, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, बिकॉज आपको एग्जाम में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद पढ़ने के 2 या 3 मिनट बाद रुक के आप इमीडिएटली कंप्यूटर पे जाइए और पूरे ट्रांसक्रिप्शन को पूरे पैसेज को ट्रांसक्राइब करिए अपनी शॉर्ट हैंड बुक देख के। ट्राई टू फिनिश योर ट्रांसक्रिप्शन वेल विद इन टाइम, और बेटर आई विल से कि आप अपना ट्रांसक्रिप्शन 5-10 मिनट पहले ही फिनिश करने की कोशिश करिए, सो दैट यू गेट इनफ एंड एम्पल टाइम टू गो थ्रू इट अगेन। दिस इज कॉल्ड एज रियल टाइम सिमुलेशन। रियल टाइम सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन आपको एग्जाम में दी जाएगी उसको हूबहू सिमुलेट करना अपने घर पे। और बिलीव मी, दिस इज द वेरी इफेक्टिव वे ऑफ प्रैक्टिसिंग द थिंग्स, बिकॉज आपको पता चलता है कि एग्जाम में चीजें होती कैसी हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू विल बी एबल टू हैंडल द प्रेशर विच यू विल फेस इन द एग्जाम, बिकॉज ऑलरेडी आपने वो पूरा सिनेरियो अपने घर पे देख रखा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, घर में उसको सिमुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट नॉनदलेस आपको करना पड़ेगा, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल, फॉर श्योर इट विल बी वेरी हेल्पफुल। उसके बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सीन पैसेजेस करते हो और ऑल ऑफ अ सडन आप अनसीन पे शिफ्ट करते हो, तो फिर लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है।
देखिए उस वो प्रॉब्लम कुछ कारणों की वजह से होती है। वो ये है कि आइदर वो उन्होंने सीन इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, उन्होंने मतलब उतने पैसेजेस प्रैक्टिस नहीं किए सीन में जितने उनको करने चाहिए थे, या फिर वो जब अनसीन कर रहे हैं तो वो जल्दीबाजी कर रहे हैं। ऐसे में आप करिए ये कि आपने सीन कैसे किया उसको जाने दीजिए। जब आप अनसीन पे आते हो तो अनसीन पे छोटे छोटे पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करिए। कहने का मतलब है अगर 10-12 लाइन का या एग्जैक्टली 100 वर्ड्स का या मोर देन 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ है, आप उसको सुनिए, उसको लिखने की कोशिश करिए, उसको प्रॉपरली ट्रांसक्राइब करिए और देखिए उसमें कितनी गलती आ रही हैं। इन द सेम मैनर आप अपने पैराग्राफ को बढ़ाते जाइए, अपनी साइज ऑफ डिक्टेशन बढ़ाते जाइए, और धीरे धीरे यू विल फाइंड योर सेल्फ डूइंग बेटर एट इट। ठीक है, दिस इज दी ओनली मैटर जिसके थ्रू आप अपनी अनसीन इंप्रूव कर सकते हो। शुरुआत में प्रॉब्लम डेफिनेटली आएंगी। जब आप सीन करते हो, आप उस पैसेज को 4-5-6-7 बार पढ़ते हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो पैसेज रिसाइट हो जाता है, याद हो जाता है, तो सीन करना काफ़ी आसान होता है। बट व्हेन इट कम्स टू अनसीन, चीज़ें डिफिकल्ट इसीलिए होती हैं कि वो पैसेज अननोन होता है, आपको नहीं पता उसमें क्या लिखा है, और ऑल यू गेट इज़ वन चांस टू डू इट इफेक्टिवली। तो ऐसे में आप छोटे पैराग्राफ से शुरू करिए, छोटे पैराग्राफ्स को सुनिए, उनको लिखिए, उनको पढ़िए एक बार, और फिर उसको इमीडिएटली ट्रांसक्राइब करिए कंप्यूटर में, और स्टेडली आप अपने पैराग्राफ को बढ़ाते जाइए टू दी एक्सटेंट कि वो 1000 वर्ड का हो जाए या 800 वर्ड का हो जाए, जो भी आपको एग्जाम में लिखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। देखिए जैसे जैसे कि मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था आपको, इस वक्त कोई नया रिसोर्सेज मत लीजिए। आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि अगर आप कैलाश चंद्रा कर रहे हो तो प्रोग्रेसिव शुरू कर दो, बस। उसके अलावा और कहीं मत जाइए, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, आप सिर्फ भटकते रहोगे। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जल्दीबाजी करने की कोशिश मत करिए, इस चक्कर में मत रहिए किसी भी तरह ट्रांसक्रिप्शंस कंप्लीट हो जाए। बस आप ये देखिए कि मैंने जैसा आपको अभी बताया है, आप उस तरह से अपना ट्रांसक्रिप्शन पूरा कर रहे हो कि नहीं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स देखे हैं जो शॉर्ट हैंड बहुत अच्छा लिखते हैं, बट स्टिल दे आर अनेबल टू क्रैक द एग्जाम, टू क्वालिफाई द स्किल टेस्ट। रीज़न बिहाइंड इज कि वो पढ़ते नहीं हैं। जब वो पढ़ते नहीं है तो उनको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या लिखा है। आप क्या होता है, आप ट्रांसक्रिप्शन करते जा रहे हो, आप सुनते जा रहे हो, पैसे लिखते जा रहे हो, बट इफ़ यू आर नॉट गोइंग थ्रू इट अगेन, आप उसको अगर पढ़ नहीं रहे हो, तो हाउ कम यू विल नो कि आपने कितनी गलतियां की उसमें। आपकी जो एरर लिमिट है वो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो गई है, या आप जो फ्रेसेस बना रहे हो वो सही बना रहे हो कि नहीं, आप उनको पढ़ पा रहे हो कि नहीं। दिस ऑल विल हैपन व्हेन यू विल स्टार्ट इफेक्टिव रीडिंग ऑफ योर पैसेजेस। उसके बाद दोस्तों एक बात यह है कि टाइपिंग को अंडर एस्टिमेट या इग्नोर कभी मत करिए। एज एंड व्हेन, जैसा कि मैंने बताया, एज एंड व्हेन यू कंप्लीट अ डिक्टेशन, यू कंप्लीट अ पैसेज, आप उसको पढ़िए 4-5 मिनट बाद, और उसके इमीडिएटली बाद आप उसको ट्रांसक्राइब करिए। ट्रांसक्राइब को इग्नोर मत करिए। अल्टीमेटली याद रखिए, आपने क्या लिखा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। एसएससी हैज नथिंग टू डू विद वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर शॉर्ट हैंड पैड। उसको एसएससी देखता भी नहीं है। एसएससी को मतलब है कि आपने क्या टाइप किया है। आपने जो भी टाइप किया होता है वो आपके सामने एसएससी ला के रख देता है, आपको उसमें अपना साइन करना होता है, और उसी का इवैल्यूएशन होता है। उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रुकता है या आपका सिलेक्शन होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ कठिन फ्रेसेस अगर आ गए या किसी चीज़ का नाम आ गया, कोई प्रॉपर नाउन आ गया, तो क्या हम उसको लॉन्ग हैंड में लिख सकते हैं, क्या हम उसको एज इट इज़ इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ना कि नकल करने के लिए अकल का इस्तेमाल करना होता है, बस वो वाला कॉन्सेप्ट है। आप कर सकते हो बट टू द एक्सटेंट कि वो कॉन्स्पिक्यूस ना हो जाए, वो इजीली विजिबल ना हो जाए, वो इन्विजिलेटर की आंख में ना आ जाए। तो ऑल यू कैन डू इज कि अगर मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आया तो आप उसको JLN लिख सकते हो, और जब JLN लिख दिया आपने तो फिर जब आपका पैसेज कंप्लीट हो जाए यू कैन सिंपली कट इट, यू कैन सिंपली ब्लॉट इट। आप उसको इस तरह से बना सकते हो कि वो सिर्फ आपको पता लगे कि आपने उसमें क्या लिखा था। उसी तरह और भी प्रॉपर नाउन्स का अगर कहीं पे यूज़ होता है तो आप उसको शॉर्ट हैंड सॉरी लॉन्ग हैंड में लिख सकते हो, एब्रीविएशंस का यूज़ कर सकते हो, इनिशियल्स का यूज़ कर सकते हो, बट डोंट राइट इट इन अ वे कि वो रिफ्लेक्ट हो, वो चीख चीख के कहे कि देखो हमको लॉन्ग हैंड में लिखा गया है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कर सकते हो ये काम बट टू द एक्सटेंट कि वो इन्विजिलेटर की आंख में ना आए। और अगर आता भी है तो ऐसे 1-2 इंस्टेंसेस हैं तो इट इज़ एडमिसिबल, बट आपने 15-20 जगह अगर ऐसा किया होगा तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आपको एडवांस फ्रेजियोग्राफी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 80 WPM के लिए जा रहे हो तब तो शायद इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बट अगर आप 100 वर्ड्स पर मिनट के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ एडवांस फ्रेजियोग्राफी का यूज़ करिए एज मच एज पॉसिबल।
याद रखिए दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है फिर कहूँगा, जब 80 WPM तक तो कोई इशू नहीं होता है। आप चीज़ों को अलग अलग भी लिख सकते हो, आप फ्रेसेस को अलग अलग बना सकते हो, इट विल बी ओके। बट जब आप 80 से ऊपर जाते हो, 90 वर्ड्स पर मिनट, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, अगर आप यहाँ तक जाते हो तो फिर आपको हर हाल में एडवांस फ्रेजेस का यूज़ करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे, कैलाश चंद्रा इतनी इंपॉर्टेंट मैगजीन होती है कि बिकॉज कैलाश चंद्रा में आपने देखा होगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने पिटमैन कितने अच्छे से की है, कैलाश चंद्रा में आपको नए नए फ्रेजेस मिलते हैं, नए नए एडवांस फ्रेजेस मिलते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर, ये पूरा एक फ्रेज होता है। अब आप सोचिए कि अगर ये फ्रेज आप ना लिखे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, और ये फ्रेज तभी आपको आएगा जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए कैलाश चंद्रा इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, बिकॉज कैलाश चंद्रा में ये फेस कुछ नहीं तब भी 1000 बार मेंशन किया गया होगा। ओके, तो इसीलिए मैं कहता हूँ एडवांस फ्रेजियोग्राफी इज द की। आप पिटमैन में भी एडवांस फ्रेजेस होते हैं, आप पूरा एक चैप्टर है उसका, आप उसको उससे भी रिवाइज करिए। साथ ही साथ कैलाश चंद्रा में भी द मोर यू विल गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट होता है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो दोस्तों ये कुछ सारी चीज़ें थी जो आपको इस समय करनी है। उसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, आई विल एड्रेस देम। एक बात बस ये याद रखिए कि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या तो प्लीज़ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। डेली बेसिस पे अगर आप 2 ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहे हो इन द मैनर जैसा कि मैंने आपको बताया है, इट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, अगर आपकी अभी 60-70 पे भी लिख रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपकी 100 तक स्पीड जा सकती है, प्रोवाइडेड आप उसको डेली करें। डेली आप अपनी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। स्पीड बढ़ाना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ऐसा कभी मत करिए कि 80 पे लिख रहे हो तो फिर चलो कल से 100 पे लिखते हैं, नहीं, 80 से 85 ले जाइए, 85 से 90 ले जाइए। जहाँ तक बात है रिसोर्सेज की, तो आप में से जो लोग फिजिकल कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शंस मिलते होंगे, डिक्टेशंस मिलते होंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जो लोग नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सब तो शायद नहीं बताए जाएंगे, लेकिन सिर्फ डिक्टेशन देने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। तो आप 1-2 चैनल ऐसे देखिए जिसमें आपको लगे कि हाँ इसके डिक्टेशंस अच्छे हैं, इसके डिक्टेशंस अप्रोप्रिएट हैं, और आप उनको डेली बेसिस पे करिए। बट स्टिल डिक्टेशन का मतलब डिक्टेशन तभी पूरा होगा जब आप उसको ट्रांसक्राइब करते हो। डिक्टेशन करना, अपनी शॉर्ट हैंड खुद पढ़ना, उसके बाद उसको पूरा ट्रांसक्राइब करना, इस पूरे काम में जितना समय जाएगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी। इसीलिए मैंने कहा अगर आप दिन में 2 भी कर रहे हो तो इट विल टेक 5 आवर्स, बिकॉज जब आप ट्रांसक्राइब कर लोगे तो आपको उसको पढ़ना भी पड़ेगा और आपको उसको ओरिजिनल पैसेज से मिलाना पड़ेगा, सो दैट आप फिगर आउट कर सको कि आपकी कितनी मिस्टेक हुई हैं, और अकॉर्डिंगली उन मिस्टेक पे काम करिए। मिस्टेक कब होगी? मिस्टेक तब होगी जब आप कोई पैसेज बना नहीं पाए हो, या फिर कहीं कहीं जब स्पीड हल्की सी बढ़ी है तो आप लिख नहीं पाए हो। बस यही 2 चीज़ें होती हैं। शॉर्ट हैंड लिखने के बाद पढ़ नहीं पाए हो, वो एक अलग मिस्टेक होगी, तो वो रीडिंग इशू है। उसके लिए तो आपको बार बार अपनी शॉर्ट हैंड पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ शेयर द वीडियो। आप में से आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द एनालिटिक्स ऑफ दिस चैनल एंड आई फाउंड आउट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो, दे आर द रेगुलर विजिटर्स ऑफ दिस चैनल बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग चैनल। तो दिस विल हेल्प नो वन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिंपल टैप जो आपको करना है टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो फिर अच्छे से करो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।